स्वागत है। मैं हूं सतेंद्र शर्मा। खबरों की पाठशाला में आज बात करेंगे मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुफ राणा की, जिसे अमेरिकी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। साथ ही मोहम्मद शमी के रोजा न रखने पर सवाल उठा रहे मौलाना की भी क्लास लेंगे। पीओके पर एक बार फिर भारत को बड़ा बयान आया है सामने, जिसे पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। वहीं होली को लेकर यूपी के संभल में सीओ के बयान के बाद सियासी पारा हाई है। आज जुमे की नमाज के बीच भारी मात्रा में फोर्स की तैनाती की गई है, लेकिन उसके पहले रुक करते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। 2008 मुंबई हमले के दोषी तहव्वुफ राणा को लगा बड़ा झटका। भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की उनकी याचिका को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। यूपी के संभल में आज जुमे पर भारी सुरक्षा इंतजाम, आरआरएफ पीएससी तैनात, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अलीगढ़ से संभल तक भारी मात्रा में फोर्स की तैनाती। मुख्यमंत्री योगी ने मथुरा के बरसाना में रंगोत्सव 2025 की शुरुआत की। राजद विधायकों ने पटना में राज्य विधानसभा के बाहर विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज विधानसभा में केंद्र शासित प्रदेश का बजट पेश किया। बात करते हैं अब तहव्वुफ राणा की। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से 2008 मुंबई हमले के दोषी तहव्वुफ राणा को बड़ा झटका लगा है। भारत प्रत्यार्पण पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। जज एलेना कगान ने तहव्वुफ राणा के भारत प्रत्यार्पण पर रोक लगाने की याचिका खारिज की। 26/11 मुंबई हमले के दोषी तहव्वुफ राणा ने भारत प्रत्यार्पण किए जाने से बचने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके प्रत्यर्पण पर इमरजेंसी स्टे लगाया जाए। याचिका में तहव्वुफ राणा ने कहा था कि अगर मुझे भारत प्रत्यर्पित किया गया तो मुझे प्रताड़ित किया जाएगा, मैं भारत में ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। राणा ने अमेरिकी कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में कहा था कि पाकिस्तान मूल का इस मुस्लिम होने की वजह से उसे भारत में बहुत अधिक प्रताड़ित किया जाएगा। ह्यूमन राइट्स वॉच 2023 की वर्ल्ड रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की बीजेपी सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिमों के साथ भेदभाव करती है। याचिका में कहा गया था कि भारत की सरकार लगातार तानाशाही होती जा रही है और इसके पर्याप्त कारण है कि भारत सरकार को सौंपे जाने पर उसे प्रताड़ित किया जाएगा। तहव्वुफ राणा ने कहा था कि वह कई तरह की बीमारियों से जूझ रहा है, वह पार्किंसंस की समस्या से भी जूझ रहा है। ऐसी जगह नहीं भेजा जाए जहां राष्ट्रीय, धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर उन्हें निशाना बनाया जाए। लेकिन अमेरिकी कोर्ट ने तहव्वुफ राणा की एक बात नहीं सुनी और उसके प्रत्यर्पण याचिका जो खारिज करने की याचिका दाखिल की थी उसे कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इसके पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई थी और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के सामने ही उन्होंने तहव्वुफ राणा को भारत सौंपने का जिक्र किया था। क्योंकि 26/11 जो हमला हुआ था ताज होटल में, जब मुंबई सपनों की नगरी कही जाती है, 24 घंटे चलने वाले मुंबई उस हमले से सहम सी गई थी, थम सी गई थी और कई बेगुनाह मारे गए थे। और तभी से लेकर अभी तक तहव्वुफ राणा देश से फरार हो गया था, अमेरिका में बस गया था, अमेरिका की जेल में बंद है फिलहाल। अब भारत में प्रत्यार्पण की तैयारियां तेज हो चली है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि जो याचिका की वजह से प्रत्यार्पण में देरी हो रही थी, कहीं ना कहीं अब वो देरी पर विराम लगने वाला है और भारत जल्द ही तहव्वुफ राणा लाया जाएगा। क्योंकि जो पेच फंसे थे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद, वो कहीं ना कहीं अब सामने आ गए हैं। अमेरिकी कोर्ट से फैसला सामने आ गया है और अब तहव्वुफ राणा पूरी तरह से भारत प्रत्यार्पण किया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने तहव्वुफ राणा को लेकर के क्या कुछ कहा था, उसे सुने। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. The United States and India will be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world, actually. Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world. And
डोनाल्ड ट्रंप को आप सुन रहे थे। जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी दौरे पर अपने थे तो प्रधानमंत्री मोदी के सामने प्रत्यार्पण की इन्होंने बात कही थी। वहीं जब प्रत्यार्पण की खबर सामने आई थी तो भारत में काफ़ी उत्साह हुआ था और भारत की तमाम एजेंसियों को भी इस पर खुशी जाहिर करने का मौका मिला था, क्योंकि भारत की तमाम सारी एजेंसियां लंबे समय से इस प्रत्यार्पण को लेकर के अमेरिका एजेंसी से तरह तरह की बातें कर रही थी और किस तरह से तहव्वुफ राणा को भारत लाया जाए, इसको लेकर के भारत से लेकर के अमेरिका तक अधिकारी दौरे पे दौरा कर रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये भारत सरकार के लिए, भारतीय एजेंसियों के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। और वहीं तहव्वुफ राणा के प्रत्यार्पण पर भाजपा के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा, उसे सुने। लिया है। निश्चित रूप से यह निर्णय हर भारतीय के लिए एक संतुष्टि का विषय है और विशेषकर वो लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई और सुरक्षा बलों के वह लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनके परिवारों के लिए यह बहुत ही संतुष्टि का विषय भी है। यह इसलिए संभव हो पाया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति और जटिल से जटिल अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच में से भारत के हित को निकालने की कूटनीतिक दक्षता, इसके समन्वय के कारण यह हो पाया। मैं याद दिलाना चाहता हूं, इससे पूर्व भी मसूद अजहर को 5 साल पहले संयुक्त राष्ट्र संघ से आतंकवादी घोषित करवाने में सफलता हासिल की थी। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि भारत की सुरक्षा और प्रतिष्ठा दोनों की दृष्टियों से तहव्वुर राणा को वापस भारत लौटाने का अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हम सब भारतीयों के लिए एक गौरव का क्षण है और साथ ही यह भी याद दिलाता है कि ये भारत के सुरक्षा और प्रतिष्ठा और कूटनीतिक दक्षता के युग में एक नए युग का प्रवेश हो गया है। बता दें कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से आतंकवादियों पर कड़ा प्रहार किया जा रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक हो या तमाम तरह के मुद्दे हों या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने तक की बात हो, दुनिया के मंच पर भारत सरकार लगातार पाकिस्तान को घेरने का काम कर रही है। वहीं कहीं न कहीं अब तहव्वुफ राणा की भारत में प्रत्यार्पण को लेकर के जो अमेरिका से खबर आई है, ये भारत के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि 26/11 हमला जो हुआ था, तहव्वुफ राणा उसका मास्टरमाइंड माना जाता है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी तत्काल समय में हुई थी, कसाब जैसे लोगों को फांसी की सजा दी गई, लेकिन तहव्वुफ राणा बच करके निकल गया था। और अब कई साल बाद एक बार फिर से तहव्वुफ राणा अब भारत की जमीन पर वापस आने वाला है। अमेरिका से प्रत्यार्पण की तैयारियां तेज हो चली हैं। देखना होगा कितना समय लगेगा जब तहव्वुफ राणा भारत आएगा। फिलहाल अब देखते हैं अगली खबर की। देश में देशभक्ति दिखाने वाले मोहम्मद शमी को अब अपने ही कौम से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत पड़ रही है। मौलाना मोहम्मद शमी को लगातार घेर रहे हैं। बता दें कि न्यूजीलैंड के दौरान जिस तरह से सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से मैच चला था चैंपियन ट्रॉफी का, उस दौरान मोहम्मद शमी एनर्जी ड्रिंक पीते हुए फील्ड में नजर आए थे। और इस समय रमज़ान का पाक महीना भी चल रहा है। मुस्लिमों के लिए ये काफ़ी मायने रखता है और उनके लिए ये इबादत का दिन होता है। दिन भर वो उपवास रखते हैं और शाम को इफ्तार पार्टी करते हैं। लेकिन मोहम्मद शमी की जो तस्वीरें आई हैं उस पर भारत में रह रहे मौलाना भड़क उठे हैं, उनको मिर्ची लग गई है और मोहम्मद शमी को इस्लाम का पाठ पढ़ाने लगे हैं और रोज़ा न रखने पर उनको घेर भी रहे हैं। इसको लेकर के अब देश में एक विवाद छिड़ गया है। इसमें 2 गुट बन गया है। एक मोहम्मद शमी के सपोर्टर का ग्रुप बन गया है तो दूसरे इस्लामिक गुरुओं का ग्रुप बन गया है। बरेली के मौलाना की तरफ से भड़काऊ बयान आया है और उन्होंने मोहम्मद शमी पर तीखा प्रहार किया है। लेकिन सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी के समर्थक मौलाना के बयान को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं और मोहम्मद शमी के बचाव में भी आए हैं। साथ ही मोहम्मद शमी के परिवार को भी इनका समर्थन मिला है। बता दें कि मैच के दौरान 50-50 का वनडे हो रहा है, ओडीआई हो रहा है, जिसमें टोटल 100 ओवर खेले जाते हैं। और इस तरह वहाँ पर दुबई में ये मैच हो रहा है और धूप भी काफ़ी है और मोहम्मद शमी एक फास्ट गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं और जब बॉलिंग किया जाता है तो उसमें काफ़ी एनर्जी भी लगती है
और जब वो विदेश दौरे पर है, देश के लिए खेल रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने प्रदर्शन से मैच जितवा रहे हैं, और इसी बीच मौलाना का ये बयान आना कहीं न कहीं उनके प्रदर्शन पर, उनके देशभक्ति पर भी सवाल उठाने जैसा ही है। और इसी को लेकर के अब देश में काफ़ी बवाल छिड़ गया है। कई नेता अब मोहम्मद शमी के समर्थन में आ गए हैं, तो दूसरी तरफ मौलाना कटाक्ष भी करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि मोहम्मद शमी जब ये मैच खेल रहे थे, उसी दौरान उनको प्यास लगा तो एनर्जी ड्रिंक पीते हुए नजर आए। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, ये उसी मैच के दौरान का था, जिसके बाद से ये काफ़ी विवाद बढ़ा और अब ये ट्रोल हो रहे हैं। लेकिन मौलाना बरेली के मौलाना रिजवी ने मोहम्मद शमी के एनर्जी ड्रिंक पीने पर रमजान के पाक महीने में क्या कुछ कहा, पहले आप उसे सुनिए। इस्लाम के फ़राइज़ अरकानों में से जो फ़र्ज़ रुकन है, उनमें तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात है। इनमें से अहमुल फ़र्ज़ एक फ़र्ज़ रोज़ा है। उस रोज़े को इस्लाम ने अपने तमाम अनुयायियों पर फ़र्ज़ करार दिया। अगर कोई भी आक़िल, बालिग़, मर्द और औरत, सेहतमंद, अगर वो रोज़ा नहीं रखता है तो फिर वो गुनाह अज़ीम का शिकार होगा और उससे खुदा की बारगाह में पुरसिश होगी, पूछगछ होगी। हिंदुस्तान की एक मशहूर क्रिकेट शख्सियत मोहम्मद शमी साहब हैं। उन्होंने क्रिकेट के दरमियान पानी पिया या कुछ और चीज़ पी। तमाम लोग उनको देख रहे थे और इस दरमियान जब वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने रोज़ा नहीं रखा और रोज़ा न रख करके फिर उन्होंने पानी भी पिया। दुनिया ने देखा उनको पानी पीते हुए, तो एक उनके ज़रिए से एक गलत पैगाम आवाम में गया और रोज़ा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और वो शरीयत की नज़र में वो मुजरिम हैं और गुनहगार हैं। खुदा के यहाँ उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। मोहम्मद शमी को ड्रिंक पीने के बाद मौलाना उनको शरीयत का दुहाई दे रहे हैं, लेकिन मौलाना को याद होना चाहिए कि भारत में शरीयत नहीं, भारत का संविधान चलता है, भारत का कानून चलता है और भारत के संविधान के मुताबिक भारत में किसी को भी अपने धर्म की आज़ादी मिली है। जो चाहे उस धर्म का पालन कर सकता है, जैसा चाहे वैसा रह सकता है, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, खासकर व्रत को लेकर के। और मोहम्मद शमी के ऊपर तो ये और नहीं, क्योंकि वो देश के लिए खेलने गए हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं और अपने प्रदर्शन से देशवासियों के दिलों पर राज कर रहे हैं। जिस तरह से चैंपियन ट्रॉफी 2025 में उनका प्रदर्शन रहा, देश को उन पर गर्व है, लेकिन मौलाना से उनको सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ऊपर जा कर के अल्लाह को क्या बयान देना पड़ेगा। मुस्लिम धर्म में रोज़ा एक बहुत ही माना जाता है, रमज़ान पाक महीना माना जाता है, लेकिन किसी के ऊपर ये बंदिश नहीं है कि वो रोज़ा रखे ही। मौलाना से ये सवाल भी है कि जहाँ वो रहते हैं, क्या अपने कॉलोनी में घूम कर के देखते हैं कि जितने मुस्लिम हैं वो रोज़ा रखते हैं या कुछ खाते पीते नहीं हैं। मौलाना से ये भी सवाल है कि क्या 100 ओवर खेलने के बाद मोहम्मद शमी खेलते समय वो पानी न पिएं, लेकिन क्या उस कड़ी धूप में 2 घंटे ही मौलाना रह करके बिना प्यासे पानी के या बिना कुछ खाए 2 घंटे कड़ी धूप में रह सकते हैं? ये बड़ा सवाल मौलाना से अब देशवासी भी पूछ रहे हैं। 2 गुट बन गया है, जिसमें एक पक्ष शमी के समर्थन में आ गया है तो दूसरा पक्ष इस्लाम गुरुओं के समर्थन में आ गया है। लेकिन कोई भी धर्म किसी भी इबादत को लेकर के कट्टरपंथी नहीं दिखाता है। सबकी अपनी आस्था होती है, अपनी सोच होती है और उसी के तहत लोग पूजा पाठ या इबादत करते हैं। मोहम्मद शमी की बात करें तो हालिया में वो इंजरी से उभर कर के आए हैं और लगभग 1.5 साल बाद भारतीय टीम में वापसी की हैं। उनके लिए ये मैच काफ़ी अहम है और जिस तरह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं वो काबिले तारीफ़ है। और मोहम्मद शमी पर छिड़े कंट्रोवर्सी को लेकर के अब उनके परिवार से भी उनको काफ़ी समर्थन मिला है। परिवार वालों ने क्या कुछ कहा, उसे सुने। मोहम्मद शमी से ये कहना चाहें, आप इन बातों पर ध्यान नहीं दें, हौसला रखें, इंशाअल्लाह 9 तारीख के लिए मैच की तैयारी करें। हम रोजा रख के थोड़ी देर गर्मी में कहीं जाते हैं तो सांस फूलने लगती, प्यास सी लगने लगती, वो बॉलिंग कैसे करेगा? जी, मुल्क के लिए खेल रहा है,
पाकिस्तानी भी खिलाड़ी हैं, जिन्हें कितने खिलाड़ी हैं ऐसे बगैर रोजा रखे जो मैच खेलते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो जिस तरीके से टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तो बड़ा मुश्किल होता होगा इसमें। 10 ओवर काफी मुश्किल, इतने टेम्परेचर में 10 ओवर तो बहुत बड़ी बात है। एक ओवर फेंकना मुश्किल हो जाता है, जितनी स्पीड से बॉलर फास्ट बॉलर बॉलिंग करता है, एक ओवर में ही सांस फूलने लगता है। तो ये तो 10 ओवर का फेंकने तो उसको, और मुल्क के लिए खेल रहा है तो मुल्क के लिए तो भैया थोड़ा बहुत करना ही पड़ता। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो इस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं? ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, ये बेहूदी बातें नहीं बोलनी चाहिए उन लोगों को, और मुल्क के लिए खेलने वाले के लिए ऐसे बात बोलने के लिए बहुत बड़े शर्म की बात है कि ऐसे लोगों को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे मोहम्मद शमी से, क्या कहना चाहेंगे? मोहम्मद शमी से ये कहना चाहें, आप इन बातों पर ध्यान नहीं दें, हौसला रखें, इंशाअल्लाह 9 तारीख के लिए मैच की तैयारी करें। नहीं, ट्रोल करने वालों को भी सोचना चाहिए, वो मैच खेल रहा है, आपके देश के लिए खेल रहा है, तो उन्हें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। रोजा रख के वो कैसे बॉलिंग करेगा, थोड़ा बहुत ध्यान तो देना चाहिए। ट्रोल करने वालों के अंदर बिल्कुल दिमाग नहीं है। हम रोजा रख के थोड़ी देर गर्मी में कहीं जाते हैं तो सांस फूलने लगती, प्यास सी लगने लगती है, वो बॉलिंग कैसे करेगा? तो आपके देश को वो जिताना चाह रहा है, इंडिया जीतेगी तो सभी का नाम होगा। ट्रोल करने वालों थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए आप लोग अपना, ऐसे मत बोलिए किसी के बारे में। तो गांव में क्या है इसको लेकर, किस तरीके के लोगों का मूड है, गांव के लोगों का क्या कह रहे हैं? आपकी तो चूंकि ग्राम प्रधान है तो गांव के लोगों से भी बात होती रहती होगी। हाँ, तो वो यही बात है कि ये ट्रोल करने वाले गलत हैं, ये जो नहीं चाहते शायद इंडिया मैच जीते, उनके दिमाग में ये होगा रोजा रखेगा तो फिर बॉलिंग कैसे करेगा ठीक तरीके से। और हमारा गांव और हम सब तो ये चाहते हैं अब किसे इंडिया जीते, वर्ल्ड कप हमारा ट्रॉफी उठाए इंडिया। मोहम्मद शमी पर छिड़े सियासत के बीच अब उनका परिवार भी उनके साथ खड़ा है, फैंस भी उनके साथ खड़े हैं, और अब 9 मार्च के ऊपर सबकी नज़रें हैं कि जिस तरह से फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत खेलेगा, और मोहम्मद शमी पर भी सबकी नज़र है क्योंकि मोहम्मद शमी एक तेज़ तर्रार बॉलर हैं। अपनी गेंदबाजी से दुश्मन को छक्के भी छुड़ाते नजर आते हैं। देखना होगा कि अगला मैच कैसा होने वाला है। फिलहाल जो कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है उस पर 2 गुट बना हुआ है, और इसमें 2 गुट, एक गुट शमी की तरफ है तो दूसरा मौलानाओं की तरफ है, लेकिन किसी भी के इबादत को लेकर के किसी तरह का बयानबाजी देना ये बिल्कुल गलत है, और मौलानाओं को ये सीखना चाहिए कि आप किसी से जोर ज़बरदस्ती करके इबादत नहीं करवा सकते हैं। फिलहाल रुक करते हैं अगले खबर की। पीओके को लेकर के ये एक बड़ा बयान सामने आया है विदेश मंत्री एस जयशंकर का। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने लंदन दौरे पर हैं, और उसी दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच पाकिस्तानी पत्रकार के द्वारा उनसे पीओके और जम्मू कश्मीर पर सवाल पूछा गया। उसी दौरान एस जयशंकर ने बड़ा बयान देते हुए पीओके का जिक्र किया। दरअसल पाकिस्तानी पत्रकार जो था पीओके को लेकर के बता रहा था कि भारत 77 सालों से कब्जा किया हुआ है, साथ ही जम्मू कश्मीर में रह रहे लोगों पर भारत की तरफ से अत्याचार किया जा रहा है, उनको विकास नहीं दिखाई दे रहा है, और साथ ही तमाम तरह की बात पत्रकार के द्वारा कही गई। और इसी का जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तानी पत्रकार को जमकर लताड़ा और पीओके को लेकर के भी बड़ी बात कह दी। पहले आप सुनिए कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के पत्रकार को किस तरह लताड़ लगाई। Take a gentleman here on the aisle. Yep. My name is Nisar. I am an author and a journalist. Let me make you a little nervous, Your Excellency. Thank you very much for your dissertation. Yeah. Kashmiris are up in arms because India is occupying Kashmir illegally. That's the reason why they are protesting. Now, given Mr. Trump's zeal for striking peace and peace deal, can Narendra Modi use his friendship with Donald Trump to solve out the problem of Kashmir?
there are 1 million soldiers stationed in Kashmir to control 7 million Kashmiris. So what are you going to do about the Kashmir problem? Okay, You haven't spoken about Can we it. just capture Thank the you. question there? Thank you. And there was a similar one from Nick. Oh, okay. Well, look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. दरअसल पाकिस्तान हमेशा से विश्व के अलग अलग मंचों पर पीओके का जिक्र करते रहता है, खास साथ कर जो भारत के पास जम्मू कश्मीर है उसको लेकर के भी पाकिस्तान की तरफ से बयानबाजी भी तेज होती है, लेकिन हमेशा भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है, चाहे वह यूएन का मंच हो या तमाम वैश्विक मंच हो। पाकिस्तान अपने चालबाजी से बाज नहीं आता है और जब भी मौका मिलता है पीओके का जम्मू कश्मीर का राग जरूर अलाप देता है। और इसी कड़ी में जब विदेश मंत्री सामने थे तो पाकिस्तानी पत्रकार ने चालाकी से उनसे जम्मू कश्मीर के हालात और पीओके पर सवाल खड़ा कर लिया और उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अंदाज में पाकिस्तानी पत्रकार को करारा जवाब दिया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में बीते कुछ सालों से जब से आर्टिकल 370 हटा है तब से विकास की नदियां बह रही हैं, इन्वेस्टमेंट भारी मात्रा में हो रहा है, तमाम तरह की चीज़ें सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों को दी जा रही है, एक खास तोहफा दिया जा रहा है, बिजनेसमैन वहां अपना बिजनेस स्थापित कर रहे हैं और अब तो फिल्मों को भी वहां पर दिखाया जा रहा है और साथ ही वहां पर जो लोकल लोग हैं उनके बिजनेस को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है और बच्चों को खेलों से जोड़ा जा रहा है। समय समय पर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जब जम्मू कश्मीर के बच्चे अलग अलग स्पोर्ट्स में खेलते नजर आते हैं, चाहे वह क्रिकेट का मैच हो या फुटबॉल हो या लोकल गेम हो। जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ प्रशासन मिल करके आगे काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच विश्वास बढ़ाने की बात चल रही है और उपराज्यपाल की तरफ से भी जम्मू कश्मीर का जो हालात है उस पर समय समय पर चर्चा होता रहा है। वही बात करें जम्मू कश्मीर में आज बजट सत्र के दौरान बजट भी पेश किया गया और इस बजट सत्र के समय जम्मू कश्मीर के विकास की एक नई रेखा खींची गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी बजट में खासा ध्यान रखा गया है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ विकास के एक पैमाने को मुख्यमंत्री और पीएम मोदी रखना चाहते हैं, जिससे बीते समय में जम्मू कश्मीर की जो तस्वीरें सामने आई थी, जो जम्मू कश्मीर में हालात बने थे और जब अब विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है, जम्मू कश्मीर में सत्ता का गठन हो चुका है, जम्मू कश्मीर को अपना मुख्यमंत्री मिल चुका है, आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पहला मौका है और अब धीरे धीरे जम्मू कश्मीर एक अस्थायी रूप से आगे बढ़ रहा है और विकास को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के और आने वाले भविष्य को लेकर के जम्मू कश्मीर भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चल रहा है और यही बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को चुभ रही है। पीओके की अगर जिक्र करें तो समय समय पर भारत की तरफ से बयान भी सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी हो, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या अब विदेश मंत्री जयशंकर हो, हमेशा इन्होंने अपनी बात दोहराई है कि जल्द ही पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में उसका विलय हो जाएगा और जल्द ही ये दिन आने वाले हैं। समय समय पर भारत सरकार की तरफ से ये बयान भी सामने आते रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी बयान को लेकर के पाकिस्तान को मिर्ची लगी रहती है कि आखिरकार कब हाथ से पीओके भारत के पास न चला जाए, तब पाकिस्तान की कितनी किरकिरी होगी, क्योंकि जब भी पाकिस्तान भारत से मैदान में भिड़ा है तो उसे मुंह की खानी पड़ी है, चाहे वो कोई भी युद्ध हो, कारगिल युद्ध हो या 1971 का जो भी युद्ध हो, पाकिस्तान को हमेशा भारतीय सेना से मुंह की खानी पड़ी है
और ये वही भारतीय सेना है जो पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश और पाकिस्तान दो अलग देश बनाया। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को डर है कि आने वाले समय में जो नया भारत है वो पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है क्या वो छीन लेगा। इसी के डर में रातों दिन पाकिस्तान लगा रहता है। और विदेश मंत्री के बयान के बाद से कहीं ना कहीं पाकिस्तान की रातों की नींद भी अब उड़ गई है। फिलहाल रुक करते हैं आगे की खबर की। होली आए और विवाद ना जुड़े, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। जब भी हिंदू का त्यौहार आता है कोई ना कोई विवाद जरूर जुड़ जाता है, खासकर होली जैसे पर्व को लेकर के। बीते दिन संभल में जिस तरह से हिंसा हुआ, उसी समय से संभल देश की राजनीति में काफी चर्चा का विषय बन गया है। संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गया था। उसके बाद से लगभग 5 लोगों की मौत हुई थी, 15 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जमकर पत्थरबाजी की गई थी, आगजनी की गई थी और संभल में कर्फ्यू जैसे हालात पैदा हो गए थे। और लगभग कुछ समय बीत गया है, लेकिन संभल का माहौल फिलहाल अभी शांत है। लेकिन संभल के शांत माहौल में कुछ लोग अब आग डालने का काम कर रहे हैं, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। वहीं बात करें होली की, तो होली में संभल के सीईओ अनुज चौधरी का बयान सामने आया है, जिसके बाद से सियासी पारा हाई हो गया है। वहीं आज संभल में जुमे की नमाज है, जिसको लेकर के जिला में प्रशासन की तरफ से सख्त व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। टुकड़ियों में सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई हैं, जिससे कोई भी यहाँ पर अवैध रूप से कार्रवाई न हो, साथ ही यहाँ कोई हंगामा न हो। बात करें संभल की, तो बीते दिन जिस तरह से यहाँ पर सर्वे चला था, उस दौरान कई सारी चीज़ें मिली थी। कुआं हो, बावड़ी हो या फिर इतिहास से जुड़े साक्ष्य हो, लगातार सामान मिलते गए, बुलडोजर चलते गया। उसके बाद से संभल की राजनीति पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। लेकिन होली के दौरान एक बार फिर से अब संभल लोगों की जुबान पर है और कल से ही सोशल मीडिया पर सीईओ अनुज चौधरी का बयान काफ़ी चर्चा का विषय बन गया है, जिसको लोग विपक्ष की तरफ से इसे सरकार का रवैया कहा जा रहा है, सरकार की हिटलरशाही करार दी जा रही है। तो वहीं सत्ता तरफ से ये प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की आड़ में कहा जा रहा है कि ये अगर कोई हिंसा ना हो, इसके लिए प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है। और जो बयान सामने आया है, होली के दिन जुमे की नमाज है और उसी दिन होली है, यहाँ पर कोई दंगा ना हो, कोई फसाद ना हो, इसीलिए सीईओ की तरफ से ये बयान दिया गया है। लेकिन आप पहले सुनिए कि सीईओ अनुज चौधरी ने होली को लेकर के, जुमे की नमाज को लेकर के क्या कुछ कहा। हाँ, नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी मजबूती से। फिलहाल त्यौहार को लेकर के हमेशा से राजनीति और सियासत हाई होती है, लेकिन जिस तरह से प्रशासन की तरफ से बयान सामने आया है, सीईओ अनुज चौधरी की तरफ से बयान सामने आया है, कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के उनका बयान सही भी है, क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी होती है जिले में, राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना और इस तरह के त्यौहार पर कोई दंगा फसाद ना हो। जब दो समुदाय आपस में आमने सामने होते हैं और एक ही दिन दो बड़ा पर्व पड़ जाता है,
और इसी कड़ी में सीओ की तरफ से ये बयान सामने आया है और दोनों समुदाय से इन्होंने अपील की है कि 14 मार्च जब एक ही दिन होली है और जुमे की नमाज है, उस दिन अगर आपको रंगों से दिक्कत है तो अपने घरों में रहें, बाहर न निकलें, क्योंकि साल में एक बार होली का पर्व आता है। जुमे की नमाज आप साल में 52 बार अदा करते हैं। और साथ अगर बात करें रमज़ान की, तो रमज़ान पर्व भी मुस्लिमों के लिए पाक त्यौहार माना जाता है और बहुत ही प्रचलित है। लेकिन जिस तरह से रमज़ान मुस्लिम के लिए एक बड़ा त्यौहार है, उसी तरह होली भी हिंदू के लिए बड़ा त्यौहार है। जिस तरह से ईद पर मुस्लिम एक दूसरे को गले लग करके बधाई देते हैं, सेवैयाँ खिलाते हैं, उसी तरह हिंदू पक्ष भी होली के दौरान एक दूसरे को रंग गुलाल लगा करके गले लगता है और मीठा खिलाता है। कहीं ना कहीं ये दोनों पर्व एक दूसरे से लगभग जुड़े हुए हैं और दोनों पक्षों को आपस में बातचीत करके साथ मनाना चाहिए और भाईचारे के साथ मनाना चाहिए। प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन नेताओं के बीच जो बयानबाजी तेज हो जाते हैं, आग में घी डालने का काम करते हैं। और कहीं ना कहीं संभल में जो बीते दिन हिंसा हुई थी, उसके बाद संभल देश की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है और अब सीओ के बयान के बाद से अब ये बड़ा मुद्दा बन गया है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।